हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रीना यादव। अभी मैं आपको बीएससी पार्ट थर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड पेपर आपको पढ़ाऊँगी। सेकंड पेपर में जो सिलेबस है आपका वो है, पहले फर्स्ट यूनिट में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। मीन्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोटॉन्स की पोजीशन क्या है, उसको या कितने नंबर हैं या उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो हम इसमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे। और इसी में एक पार्ट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। इसमें भी हमें रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो होता है उसके बारे में, एसिटो एसिटिक एसीटेट के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस कंपाउंड, ये सारा इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जो सेकेंड यूनिट है दैट इज़ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अभी तक आपने होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़े हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अबाउट 60% जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, बाकी 40% होमोसाइक्लिक या एसाइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं वो होते हैं, और 60% हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और इसमें बेसिकली जो आप साइक्लिक कंपाउंड, चाहे वो 5 मेंबर्ड हो, 6 मेंबर्ड हो, 3 मेंबर्ड हो, 4 मेंबर्ड हो, जो भी साइक्लिक कंपाउंड है उसमें वो साइक्लिक पढ़ते थे जो कि केवल कार्बन एटम्स का की साइकिल बनी हुई है, या रिंग जो है वो एक ही तरह के एटम है, कार्बन एटम उनकी रिंग है। अगर इस कार्बन का सब्सटीट्यूशन किसी भी हेट्रो एटम से, लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, इनसे हो जाता है, 1 2 3 कितने भी होमो जो कार्बन है उनका सब्सटीट्यूशन, उनको हटा के और ये हेट्रो एटम यहाँ पर आ जाते हैं, तो वो कंपाउंड्स कहलाते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दीज आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हमारे सिलेबस में हम एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ेंगे। कुछ एक फ्यूज्ड एटम्स भी हैं, फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड जो यूनिट है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपने 12th में बायोमोलिक्यूल्स के नाम से चैप्टर पढ़ा था, उसी की डिटेल स्टडी जो है वो हम इसमें करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में इनका नॉमेनक्लेचर क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एपिमराइजेशन, कन्वर्जन फ्रॉम ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज, फ्रक्टोज टू ग्लूकोज एट्सेट्रा, डिसेंडिंग सीरीज ऑफ एल्डोज या ग्लूकोसाइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, इस सब के बारे में हम कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपकी 4th यूनिट है, बायो के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इजी है, आई थिंक इट इज़ ऑल्सो इन जूलॉजी में भी आप ये पढ़ते हैं, दैट इज़ अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड्स का डेरिवेशन क्या है, ये सारा हम स्टडी करेंगे। 5th जो यूनिट है उसमें ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स हैं, एक पार्ट इसका। सेकंड सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म वगैरह, प्लास्टिक्स, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर्स, ये सारा है। और इसी का एक पार्ट है सिंथेटिक डाइज, जिसके बारे में आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चर, फीचर्स, क्लासिफिकेशन, कलर, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंथेसिस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट डाइज, ये सारा आपको सिंथेटिक डाइज में पढ़ना है। तो टोटल आपका सिलेबस में 5 यूनिट हैं जिसको आपको करना है। इसमें अभी जो हम शुरू करेंगे दैट इज़ एनएमआर या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये क्या होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी? दिस इज़ अ फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। जो है ये फिनोमेना सबसे पहले 1946 में डिस्कवर हुआ था, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर इलिसिडेशन के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल का, ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए ये करीब 1960 से इसका यूज़ होना शुरू हुआ। ये जो टेक्निक है इसमें बेसिकली होता क्या है, हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं और बीच में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। और न्यूक्लियस
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन या एमिशन करके, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम यूज़ करते हैं। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, और उसके कारण हमको, जब इसमें एक रेजोनेंस क्रिएट होता है, तो उसके कारण हमको एक स्पेक्ट्रम मिलता है। उस स्पेक्ट्रम को हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और इसको हम स्टडी करते हैं, या यूँ कहें कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस जो हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं, उनको कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस एनर्जी को एब्जॉर्प्शन करके वो जो न्यूक्लियस है वो लोअर एनर्जी स्टेबल स्टेट से हायर एनर्जी अनस्टेबल स्टेट में ट्रांजिट कर लेता है। फोटोन्स को एब्जॉर्ब किया, फोटोन्स कहाँ से मिले? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है, इसका हमने कौन सा पार्ट लिया? रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला। रेडियो फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ऑर्गेनिक कंपाउंड ने एब्जॉर्व किया, या उसके न्यूक्लियस ने स्टडी, किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस ने उसको एब्जॉर्व किया, और वो लोअर एनर्जी स्टेबल स्टेट से वो न्यूक्लियस ट्रांजिट कर जाता है हायर एनर्जी अनस्टेबल स्टेट में। और यहाँ पर कुछ देर रहने के बाद कुछ एक न्यूक्लियस इस फोटोन्स को, इस एनर्जी को एमिट करते हैं, और वो वापस लोअर एनर्जी लेवल में आ जाते हैं। इस तरह हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल में कुछ देर में एक रेजोनेंस क्रिएट हो जाती है, और इस रेजोनेंस के कारण हमको एक स्पेक्ट्रम मिलता है, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी पर ये रेजोनेंस क्रिएट हुआ। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ये रेजोनेंस क्रिएट हुआ, और सिग्नल की इंटेंसिटी क्या थी। इस तरह से फ्रीक्वेंसी क्या थी और इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक एनएमआर स्पेक्ट्रम हमको मिल जाता है। ये टेक्निक जो है, ये जनरली जो कुछ एक एलिमेंट है जिनके न्यूक्लियस को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है, जनरली प्रोटॉन, कार्बन, फ्लोराइड, फॉस्फोरस, ये सारे न्यूक्लियाई हैं मॉलिक्यूल के, जिनको स्टडी करने के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम यूज़ करते हैं। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में को डिटेल में पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ टेक्निक in which we study about the molecular structure of compound by the interaction of electromagnetic radiations and molecule of the substance। मतलब दो चीज़ें हो गई हमारे पास, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूल जो भी हमें स्टडी करना है, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, और वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एक पर्टिकुलर सेल में रख देते हैं, और जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उससे जो भी हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वो पार्ट हम उस कंपाउंड पर डालते हैं। इन दोनों में इंटरेक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हुआ। इसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, क्वांटा मीन्स एच न्यू, एक हम क्यों कहें कि एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है। इस प्रोसेस में हमको एक बैंड मिलता है, मीन्स लाइंस का ग्रुप मिलता है, जिसको कि हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उस स्पेक्ट्रम को हम स्टडी करते हैं, या उस स्पेक्ट्रम को एनालाइज करके हम ये देखते हैं कि जो दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा। मीन्स हमने क्या किया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा, उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर्टिकुलर वेवलेंथ की डाली अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सा है, यूवी है, आईआर है, एनएमआर है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा पार्ट रेडिएशंस का डाल रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट कंपाउंड पर डालते हैं, जिससे स्पेक्ट्रम मिलता है, बैंड ऑफ लाइट मिलता है, या यूँ कहें
कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिलता है, उस स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं कि इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा। मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ होती है। अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीसरा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और चौथा है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये दोनों आपने BSc सेकेंड ईयर में पढ़ी हैं, जिसमें हम क्या करते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का UV रेज वाला पार्ट हमने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड पर डाला। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एक सेल में ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और सोर्स से हमने UV रेज डाली। ये रेज कम एनर्जी की होती हैं, एब्जॉर्ब, ये मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उनका ट्रांजिशन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में हो जाता है, तब हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इंफ्रारेड रेज की रेज जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वो पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड पर डालते हैं। NMR में जो रेडियो वेव्स हैं जिनकी की एनर्जी बहुत कम है वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पर डालते हैं, तो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। और लास्ट है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये सारा हम 4 तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। इस बार हमारा मेन जो है वो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो इसके बारे में अब इसको भी जानने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्या आपने किसी ने देखी है क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? आप कहेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र और मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो रेडिएशन मूव करती है दैट इज़ EMR। ये तो ठीक है, पर इसका सोर्स क्या है? तो इसके बहुत सारे सोर्सेस हैं, बट आप सब ने देखा है एक नेचुरल सोर्स है सन से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होती हैं। तो क्या हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम अगर वैसे ही समझना चाहें, एक नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम क्लियर करना चाहें, तो व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? देखिए, आप सूरज की रोशनी में जब आप खड़े होते हैं, छाया से आप धूप में गए, तो आपको कैसा फील होता है? गर्मी लगती है ना। इसका मतलब कि सन से जो भी पार्टिकल आ रहे हैं वो एनर्जेटिक पार्टिकल हैं, तभी तो आप धूप में खड़े हुए तो आपको गर्मी लगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो सन से आ रही है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज अ बीम ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? दैट इज बीम ऑफ एक पुंज है जो कि ऊर्जावान कणों का पुंज है, तभी हम धूप में खड़े हुए हमें गर्मी लगी, मीन्स सन से जो रेज आ रही हैं दिस इज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल, एंड दिस बीम ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके बारे में और डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।